वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज बहुत कमाल होने वाला है क्योंकि ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ ना जिससे कि तुम्हारे लाइफ बहुत इजी हो जाने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि सीधा चाकू से काटने से आराम से कोई चीज़ कट जाता है, लेकिन उल्टा चाकू से काटने से कुछ चीज़ कटता नहीं है। और साइकिल का चक्का उतना पतला क्यों होता है और ट्रक का चक्का इतना मोटा क्यों होता है। पानी में एक छोटा सा पिन डाल देने से डूब जाता है, लेकिन उतना बड़ा जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये सब क्यों होता है, ये सब के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ऐसा उपाय भी बताऊँगा ना दोस्त कि तुम किसी भी चीज़ को तुम तैरा भी सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखना भाई। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट 2 है। ऐसा मत सोचना कि ये ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट 2 लिख दिया, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम जानेंगे मास एंड वेट के बारे में। भाई तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम बना हुआ है ना कि मास और वेट एक ही चीज़ को कहते हैं, भाई ये गलती मत करना। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। मास कोई भी चीज़ के अंदर के मैटर का क्वांटिटी को बताता है कि हाँ इसमें कितना मैटर है। मैटर मतलब समझते हो ना। हाँ तो मास मतलब यही होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 20 ग्राम मैटर है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका 20 ग्राम मास है। मेरे अंदर 40 kg का मैटर है, तो इसका मतलब मेरा 40 kg मास है। भाई जब मास एंड वेट का मैं डिफरेंस बताऊंगा ना उस समय तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस इतना ही समझो कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का क्वांटिटी को बताता है। भाई वेट का डेफिनेशन सुन के ना तुम बेहोश हो जाने वाले हो। बहुत अलग है वे। देखो, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड वेट। देखो भाई तुम्हें पता है कि धरती हमें खींच रही है, तो धरती जिस फोर्स से खींच रही है ना तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वेट कहते हैं। यदि तुम्हें वेट निकालना हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन करना होगा। तो धरती तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से खींच रही है, तो तुम्हारा मास को 9.8 से गुना कर देने से तुम्हारा वेट निकल जाएगा। तो चलो यार देर किस बात की, 50 किलो का एक हट्टा कट्टा बंदा का वेट निकालते हैं कि इसका वेट कितना होता है। इसका मास है 50 kg। तो वेट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और धरती का एक्सेलरेशन है 9.8, तो इसका निकल जाएगा 490 न्यूटन। मतलब यार ये हट्टा कट्टा बंदा का वेट है 490 न्यूटन और इसका मास है 50 kg। तो चलो ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता करते हैं। भाई जो लास्ट वाला डिफरेंस है ना वो चौंका देने वाला डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस को देखते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर तो मैं तुम्हें बता ही दिया हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का मैटर का अमाउंट को मास कहते हैं, और जिस फोर्स से धरती हमें खींच रही है उसी फोर्स को वेट कहते हैं। भाई डाउनवर्ड के डायरेक्शन में खींच रही है ना, ये याद रखना। तो देखो इसी से नेक्स्ट पॉइंट भी बनता है कि भाई मास के लिए तो कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है ना, और वेट के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत होता है। वो कैसे, देखो भाई धरती हमें नीचे ही ना खींचेगी, अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड ही ना होगा भाई, तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। इसीलिए वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी और मास होता है स्केलर क्वांटिटी। और यार थर्ड डिफरेंस तो यही है कि मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स भी तो एक फोर्स है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और ये चौथा डिफरेंस जो कि चौंका देने वाला है वो ये है भाई कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास चांद में लेके तौला जाए ना फिर भी उसका मास उतना ही होगा जितना उसका मास धरती में है। लेकिन वेट इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और अलग अलग प्लानेट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। ये तो धरती का सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसीलिए वेट हमेशा चेंज होता है। भाई अगर कोई एलियन ना धरती से 600 न्यूटन का आलू खरीद कर चांद में ले जाए ना और उसे तौले तो भाई आलू का वेट होगा 10 न्यूटन। वो बोलेगा कि धरती का आदमी मुझे डंडी मार दिया। और पांचवा डिफरेंस ये है कि भाई मास कभी जीरो नहीं हो सकता और वेट जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक छोटा पार्टिकल्स में भी मैटर होता है।
इसलिए मास कभी जीरो नहीं होता। लेकिन यदि मान के चलो धरती का ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गया, तो भाई वेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है mg, यदि g जीरो हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो होगा ही। तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा है कि वेट हर जगह चेंज होता रहता है। ये कैसे होता है? देखो भाई, अलग अलग प्लानेट का अलग अलग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स रहता है, क्योंकि अलग अलग प्लानेट का अलग अलग मास होता है, तो इसीलिए वेट का वैल्यू चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, मास का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर का मैटर कहीं जाने से गायब थोड़े हो जाता है। भाई आप सभी को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना है, वो ये है कि यार कोई भी चीज़ का वजन यदि धरती में 60 न्यूटन है ना, तो यदि उसे चांद पर ले जाओ तो 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। भाई मुझे लगता है तुम इसके बारे में समझ गए होगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की ओर। भाई थ्रस्ट मतलब सिंपल समझो, ये एक फोर्स ही है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने का तो अलग अलग डायरेक्शन होता है। कोई तिरछा फोर्स लगाता है तो कोई सीधा फोर्स लगाता है, कोई टेढ़ा फोर्स लगाता है। यदि कोई आदमी किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हो, मतलब ऐसा सीधा, बिल्कुल सीधा, तो उसे थ्रस्ट कहेंगे। और प्रेशर मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये सब तो भाई तुम पहले ही पढ़े होगे, तो चलो इसे थोड़ा डीपली पढ़ा जाए, है ना। तो भाई पहले इसका डेफिनेशन तुम लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला देखो, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब यदि कम एरिया में फोर्स लगेगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, और यदि ज़्यादा एरिया में फोर्स लगेगा तो कम प्रेशर होगा। देखो भाई, अभी इतना छोटा एरिया में लगा इसलिए ज़्यादा प्रेशर बना, वहीं पर उल्टा मारकर से फोर्स लगाता तो ज़्यादा एरिया होता तो कम प्रेशर लगता। क्योंकि यदि एरिया कम होता है ना भाई, तो फोर्स एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन अगर एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो फोर्स भी बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कम लग पाता है। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन की ओर आते हैं। चाकू को देखो, दो साइड होता है, उल्टा साइड और सीधा साइड। देखो उल्टा साइड तरफ का एरिया 0.01 मिलीमीटर मान लो, और सीधा साइड तरफ का 0.1 मिलीमीटर मान लो। तो भाई देखो, सीधा साइड का कम एरिया, उल्टा साइड का ज़्यादा एरिया, तो सीधा साइड का में ज़्यादा प्रेशर बनता है। इसलिए यदि हाथ को अगर चाकू में सटा के एक बार ऊपर नीचे कर दो ना, हाथ कट जाता है। और चाकू को उल्टा करके कितनों हाथ के ऊपर नीचे करो, नहीं कटता। यही बात साइकिल में होता है। साइकिल का भाई वजन कम होता है, इसीलिए उसे प्रेशर को बांटने का झंझट नहीं रहता है, इसलिए साइकिल में पतला चक्का भी लगा रहता है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रक का वजन जानते ही हो कितना ज़्यादा होता है, तो ट्रक का चक्का इसलिए मोटा बनाया जाता है ताकि फोर्स बढ़ जाए और रोड पर कम प्रेशर पड़े। अगर ट्रक में साइकिल उतना पतला चक्का लगा दिया जाए ना भाई, तो रोड धंस जाएगा, नहीं तो ट्रक का चक्का फट जाएगा, थोड़ा दूर भी नहीं चल पाएगा दोस्त। इसीलिए रोड में इतना मोटा चक्का लगाया जाता है। भाई इंसान का दिमाग जानते ही हो ना। कितना कितना दिमाग लगा के ये सब चीज़ करता है। भाई अगला टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो जान लो। सबसे पहला चीज़ फोर्स पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लग रहा है। सेकेंड एरिया पर कि कितना बड़ा एरिया में लग रहा है और कितना छोटा एरिया में लग रहा है। भाई तुम्हें पता होगा कि हर सॉलिड के पास फोर्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्कर को बोर्ड में रख रहा हूँ, तो मार्कर थोड़ा ना मोड़ा फोर्स इस बोर्ड पर लगा ही रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गैस और लिक्विड के पास भी फोर्स होता है? अरे हाँ भाई, और मजे की बात तो ये है कि ये अपने चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। विश्वास नहीं है ना, तो एक ग्लास लो और उसमें 3 छेदा करके उसमें पानी डालो, सबसे नीचे, बीच में और ऊपर। तुम्हें देखने को मिलेगा कि सबसे नीचे जो छेदा है उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से पानी निकल रहा है, बीच वाला में मीडियम प्रेशर से निकल रहा है और ऊपर वाला में तो बूंद बूंद निकल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी का प्रेशर गहराई पे डिपेंड करता है। भाई अब तक तो तुम समझ ही चुके होगे कि लिक्विड अपने चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है।
तो चलो अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यार छोटा सा पिन पानी में डूब जाता है लेकिन उतना बड़ा शिप यानी उतना बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है, ये कैसे? तो इससे पहले हमें एक चीज़ जान लेना होगा, वो है बायोएंसी। ये क्या है भाई? सिंपल समझो, पानी के अंदर कोई भी चीज़ तुम डालते हो ना, तो पानी उस चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगाता है ना, वही बायोएंसी होता है, वही बायोएंट फोर्स होता है। क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि पानी अपने चारों डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन पे भी फोर्स लगाता है और इसी फोर्स को बायोएंट फोर्स के नाम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन भी एक बार देख लो दोस्त, इसे याद भी कर सकते हो, है ना? तो चलो थोड़ा डीपली समझा जाए। देखो भाई, हमारी धरती माता कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से नीचे खींचती है ना, तो वो ऑब्जेक्ट यदि पानी में डाला जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर भी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन से धरती माता फोर्स लगाएगी। अरे हाँ भाई, लेकिन यार पानी भी बहुत चतुर है, पानी भी उस ऑब्जेक्ट पर बायोएंट फोर्स लगाता है। अब हमें ये पता करना है कि कब ऑब्जेक्ट तैरेगा और कब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो इसे जानने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना होगा। आर्किमिडीज भाई एक साइंटिस्ट का नाम है, वो हमें कुछ नियम कानून बता दिए, बस उसी नियम कानून को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो उनका नियम कानून चलो देख लेते हैं। उनका नियम से ही हम लोग जान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा। तो चलो भाई उसे प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, है ना? तो आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट पानी को जितना डिस्प्लेस करेगा, यदि वो ऑब्जेक्ट उस पानी के वेट के बराबर है या फिर उस पानी के वेट से कम है तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट का वेट पानी के वेट से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो चलो इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो भाई, मान लो ये जग में पूरा फुल वाटर है, यानी जग पूरा छप है, भरा हुआ है। तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो पानी तो गिरेगा ही। तो जितना पानी नीचे गिरेगा, भाई एक चीज़ मैं बता दूं, तुम इसे घर में प्रैक्टिकली कर सकते हो। किसी एक कंटेनर में पूरा छप पानी लेना, उस पानी में कुछ ऑब्जेक्ट डालना और उस ऑब्जेक्ट को डालने से जितना पानी गिरेगा उसे एक अलग कंटेनर में रख लेना और फिर वो पानी का वेट नापना और उस ऑब्जेक्ट का वेट नापना। उसके बाद क्या करना मैं बताता हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट का वेट उस पानी के वेट से कम होता है तो तैरेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट का वेट उस पानी के वेट से ज़्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तुम अपना कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई समझ गए ना? तो यार जब आदमी लोग को इस फॉर्मूला के बारे में पता चला ना तो बहुत आविष्कार होने लगे। क्या क्या फ़ायदा हुआ चलो अभी मैं बताता हूँ। उस फायदा को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि इसके मदद से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। भाई इसके बारे में थोड़ा देर बाद बताऊंगा। चलो सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। भाई ये पता चलने के बाद ना साइंटिस्ट लोग को ये पता चल गया था कि शिप यानी जहाज लोग को किस तरीके से बनाया जाए कि वो जहाज पानी में तैर सकता है, और जो पानी के अंदर तैरता है ना पनडुब्बी, उसे कैसे डिजाइन करे ये भी पता चल गया था। भाई इसके मदद से बहुत सारे टूल्स बने, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बहुत सारे टूल बने। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं। पहले जान लो कि डेंसिटी किसे कहते हैं, नहीं तो जब तक डेंसिटी के बारे में नहीं जानोगे रिलेटिव डेंसिटी कैसे जान सकते हो। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका फॉर्मूला भी जान लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो चलो इसे मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो यार ये एक डब्बा है, ये बहुत बड़ा है, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अंदर से खोखला है। इसका मास बहुत कम है भाई, तो इसका डेंसिटी भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है समझते हो ना भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा जगह घेरता है उतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है। और मास मतलब तो अभी अभी पता चला है। चलो मान लो एक इतना बड़ा बॉल है जो कि पूरा लोहा का है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, और ये एक डब्बा है, इसका वॉल्यूम बड़े भले ही ज़्यादा है लेकिन मास बहुत कम है। तो भाई उस बॉल के कंपैरिजन में ना ये डब्बा का डेंसिटी बहुत कम होगा।
यार डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैं बता दिया, मास मतलब भी बता दिया, तो तुम डेंसिटी तो अब निकाल ही सकते हो। तो चलो यार, इसके बारे में समझ लिए तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी समझ ही लो। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। भाई बात वही है, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है, उसी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ। भाई इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई रिलेटिव डेंसिटी पता चलने के बाद ना हमें पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट वाटर में तैरेगा या डूबेगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। कैसे पता चलता है ये भी मैं बताऊंगा। चलो यार, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो और 2 मिनट देख ही लो, क्या दिक्कत है, नंबर तो आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई इसका आंसर निकालने के बाद आंसर देखो, अभी ध्यान से सुनो, यदि इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब 1 से ऊपर आएगा तो ऑब्जेक्ट डूबेगा, और यदि 1 से कम आएगा, 1 से नीचे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है, तुम्हें फॉर्मूला में डाल देना है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद रिलेटिव डेंसिटी आता है 19.3। भाई ये तो 1 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये पानी के अंदर आराम से डूब जाएगा। यदि यहीं पर इसका आंसर 0.9 कुछ करके आता तो ये फ्लोट करता, क्योंकि 0.91 से कम है। तो भाई समझ लिए, पूरा चैप्टर आसान था भाई, कुछ नहीं, बस ये वीडियो यदि तुम पूरा देखे हो तो तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और यदि वीडियो में अभी तक बने हुए हो ना तो भाई प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हारा नाम देखूंगा और मुझे हमेशा याद रहे। बाय, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।